हेलो दोस्तों, आप सभी को KVV स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। हम आप सभी को ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस कोर 11 का आज 7 चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। कार्ल मार्क्स का पहला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत की व्याख्या करें। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनेगा, कार्ल मार्क्स द्वारा भौतिकवाद का आलोचनात्मक व्याख्या करें। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम बता रहे हैं और काफी सरल भाषा में लिख के बता रहे हैं ताकि आप लोग को किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो और एक्सटर्नल एग्जाम में अच्छे से लिखकर अच्छे मार्क्स ला सके। और काफी सरल भाषा में बताया गया। पहले आप वर्ड मीनिंग को समझे, वर्ड को समझे, उसके बाद आप बहुत ही अच्छे और आसानी से लिख सकेंगे। जो कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स जो प्रतिपादित हुआ था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत दो शब्दों के मेल से बनता है। पहला द्वंद्वात्मक प्लस भौतिकवाद हो गया द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। जो द्वंद्वात्मक है वो ईनान के डायलिकल डर लोगों से बना है, जिसका अर्थ होता है वाद विवाद करना। जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है उसका एक सरल भाषा में वो समझे तो वाद विवाद करना। जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत है वो कार्ल मार्क्स के संपूर्ण चिंतन का आधार रहता है। जो द्वंद्व का जो विचार लिया गया है वो मार्क्स ने लिया है, हिगल से ग्रहण किया है। जो द्वंद्ववाद का जो विचार लिया गया हिगल से ग्रहण किया गया। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का विचारों का मूल आधार रहा है कि द्वंद्वात्मक प्रणाली को हिगल से ग्रहण किया, ये तो आपको बताएं। मार्क्स द्वारा समझने के लिए हिगल के विचारों को संपूर्ण संसार के गतिशील है। जो आपका द्वंद्वात्मक को समझने के लिए हिगल के विचारों से संपूर्ण संसार का गतिशील है और इसमें नियंत्रण परिवर्तन होते रहता है। जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है इसमें नियंत्रण परिवर्तन होते रहता है। हिगल के विचारों में इतिहास घटनाओं का क्रम मात्र नहीं है बल्कि विकास के 3 अवस्थाओं का विवेचना किया जाता है। कहने का तात्पर्य है प्यारे दोस्तों कि जो विचारों के इतिहास घटनाओं का क्रम में मात्र बल्कि विकास की 3 अवस्थाओं का विवेचना किया है। पहला कुछ होगा तो वाद होता है, वाद के बाद जब वो वाद होता है तो उसके बाद प्रतिवाद होता है, उसके वाद होने के बाद प्रतिवाद होता है कि नहीं ऐसे होना चाहिए वैसे, उसके प्रतिवाद के बाद संवाद होता है। उस पर सब समूह मिल के बैठ के काम करते हैं ताकि वो अच्छे से हो सके। कुछ समय बाद विचार का वाद विरोध उत्पन्न होता है। इस संघर्ष के परिणाम से मौलिक विचार परिवर्तित होकर प्रतिवाद विरोध उत्पन्न होता है। आपको बताए जब वाद होता है, जब उसका विरोध उत्पन्न होता है तो विरोध उत्पन्न होने के बाद विरोध उत्पन्न हो जाता है तो मौलिक विचारों परिवर्तित होकर प्रतिवाद का विरोध होता है, विचारों की उत्पत्ति होती है। साम्यवाद कहलाती है। जैसे साम्यवादी व्यवस्था में 2 वर्ग थे, पूंजीपति तथा दूसरा श्रमिक। जो साम्यवादी व्यवस्था थे पहला तो पूंजीपति जो काफी अमीर और काफी शक्तिशाली थे, दूसरा श्रमिक कमजोर वर्ग थे, मजदूरी करने वाले लोग थे। जिसमें श्रमिक को अक्रिश होकर सभी श्रमिकों को एकजुट होकर पूंजीपतियों का विरोध करने लगे थे। जो श्रमिक लोग थे वो पूंजीपतियों को सभी लोग इकट्ठा होकर एक सामने समन्वय बनाकर पूंजीपति का विरोध करने लगे थे। और उसके बाद जब विरोध करने लगे, विरोध करने के बाद समाज में समानता स्थापित हुई, तब श्रमिक वर्ग की जीत हो गई। चलिए आपको हम डिटेल से काफी विस्तार से इसको बताते हैं और काफी सरल भाषा में बताते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत की व्याख्या करें। कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत 2 शब्दों के मेल से बना है। जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत है 2 शब्दों के मेल से बना है। द्वंद्वात्मक प्लस भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद शब्द यूनान के डायलेक्टिकल के डार लोगों से बना है, जिसका अर्थ होता है वाद विवाद करना। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है, जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत जो दिया गया मार्क्स के द्वारा तो संपूर्ण चिंतन का मूल्य आधार है। द्वंद्व का विचार मार्क्स से हिगल ने ग्रहण किया। जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का विचार है वो हिगल से ग्रहण किया गया। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स के विचारों का मूल्य आधार है। जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है वो मार्क्स के विचारों का मूल्य आधार है। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रणाली को हिगल से ग्रहण किया। जो द्वंद्वात्मक प्रणाली है वो हिगल से ग्रहण किया। मार्क्स द्वंद्वात्मक को समझने के लिए हिगल के विचारों से संपूर्ण संसार गतिशील है और बताते हैं कि हिगल के विचारों से संपूर्ण संसार गतिशील है। इसमें निरंतर परिवर्तन होते रहता है। अगर कोई चीज हम करना चाहे अपने समाज में तो परिवर्तन होते रहता है। हिगल के विचारों में इतिहास घटनाओं का क्रम मात्र नहीं बल्कि विकास के 3 अवस्थाओं का विवेचना किया जाता है। और जो इतिहास की घटनाओं क्रम मात्र नहीं बल्कि विकास के 3 अवस्थाओं का विवेचना किया जाता है। पहला वाद, दूसरा प्रतिवाद, तीसरा संवाद।
प्रक्रिया है। हेगल की मान्यता है कि कोई भी विचार अपने मूल अवस्था में वाद होता है। अगर कोई भी विचार, अगर हम किसी से विचार कर रहे हैं तो उसमें वाद उत्पन्न होता है। वाद उत्पन्न होने के बाद उसका बाद विरोध भी उत्पन्न होता है और इसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप मौलिक विचारवाद परिवर्तित होकर प्रतिवाद का विरोध करने लगती है और जो मौलिक विचार है उसके परिणाम स्वरूप जो परिवर्तित होकर प्रतिवाद का विरोध होने से एक नई विचार की उत्पत्ति होती है जो संवाद कहलाती है। जैसे कि साम्यवादी व्यवस्था में दो वर्ग थे, एक पूंजीपति वर्ग थे, दूसरा श्रमिक। पूंजीपति वर्ग लोग काफी अमीर होते थे, उनका दबदबा रहता था श्रमिक वर्ग पर। पूंजीपतियों के द्वारा हमेशा श्रमिकों को शोषण किया जाता था और जो पूंजीपति लोग थे, बड़े लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, जो गरीब किसान होते थे, मजदूर होते थे, उन पे शोषण किया जाता था। जिससे श्रमिक की आक्रोश होकर सभी श्रमिक एकजुट होकर पूंजीपतियों को विरोध करने लगे, जिससे श्रमिक लोग आक्रोश हो गए, काफी गुस्सा आने लगा कि यदि शोषित हो रहे हैं, शोषित किया जा रहा है हम लोग पूंजीपतियों के द्वारा। तब सभी श्रमिक मिलकर एकजुट हो गए और पूंजीपतियों का विरोध करने लगे और समाज में समानता आई, एकजुटता आई। सब लोग एक समान भाव से सब लोग मिले और विचार विमर्श किए। विचार विमर्श करने के बाद श्रमिक वर्ग की जीत हुई। श्रमिक वर्ग की इसलिए जीत हुई कि पूंजीपतियों पर भारी पड़ गए, सब मिलकर उसका शोषण करने लगे। हेगल शब्द को समझने के बाद भौतिकवाद को समझना आवश्यक है। जब हेगल शब्द को समझने के बाद भौतिकवाद को समझना आवश्यक है। भौतिकवाद का विचार फ्यू और वन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पदार्थ, जिसे हम अपनी खुली आंखों से देखते हैं और इसके और आकर्षित होते हैं। भौतिकवाद को अंग्रेजी में डायलेक्टिकल मेटाफिजिक्स कहते हैं। मार्क्स ने हेगल के द्वंद्वात्मक को स्वीकार किया है। जो मार्क्स है हेगल को द्वंद्वात्मक को स्वीकार किया है, किंतु हेगल के आलोचकों के विचारकों को उसने अस्वीकार किया। जहाँ हेगल संसार को नियामक तथा विश्व आत्मा मानता है, मार्क्स भौतिक तत्व को स्वीकार करता है। मार्क्स मानता है कि द्वंद्वात्मक का आधार विश्व आत्मा न होकर पदार्थ ही है या भौतिक पदार्थ की संसार का आधार है। पदार्थ विकासमान है और इसकी गति नियंत्रण विकास की ओर चलती रहती है। जो पदार्थ है वो विकास समान है और इसकी गति नियंत्रण विकास की ओर चलती रहती है। विकास द्वंद्वात्मक रीति से होता है, वाद, प्रतिवाद और संवाद के आधार पर होता है और विकास प्रतिवाद रहता है। मार्क्स के विचारों में पूंजीवाद अनिवाद, जहाँ दो वर्ग पूंजियों और श्रमिकों के धनवान और दोबारा निर्धन, इन दोनों के हितों में विरोध होता है। इन विरोधी वर्गों में संघर्ष होना आवश्यक है। इस संघर्ष के श्रमिकों की विजय होगी और सर्वहारा की अर्थात श्रमिक वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित होगा या प्रतिवाद अवस्था। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं, उपयुक्त तथ्यों से हम कह सकते हैं कि समाज में जो असमानताएं थी उसे खत्म करने के लिए तीन विचार जैसे वाद, प्रतिवाद, संवाद का उपयोग किया गया। मार्क्स द्वारा समाज में समानता स्थापित की गई। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का आलोचनात्मक व्याख्या करें। देखिए, कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की मुख्य रूप से निम्नलिखित आलोचना की जाती है। पहला, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अस्पष्टता। द्वंद्वात्मक पद्धति स्वयं अपने आप में एक अस्पष्ट एवं खोखली पद्धति है जिसे कहीं भी पूर्ण रूप से कहीं भी स्पष्ट नहीं किया जा सकता। यही मार्क्सवादी दर्शन का मुख्य आधार है। दूसरा, भौतिकवादी को अत्यधिक महत्व। मनुष्य का उद्देश्य केवल मात्र भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि वे अत्यधिक भौतिक सुख साथी भी प्राप्त करना चाहते हैं। संसार के प्रत्येक घटना में अध्यात्मिक आर्थिकता महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि केवल मात्र आर्थिक तत्व ही इसमें निर्णायक होता है। इसमें अतिरिक्त राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक भी सक्रिय होती है। इसमें है अतिरिक्त राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक की भी काफी महत्व होती है। द्वंद्वात्मक पद्धति के दोषपूर्ण। कार्ल मार्क्स द्वारा जो भी वाद, प्रतिवाद, संवाद की व्याख्या की गई है जो दोषपूर्ण है वह केवल कल्पना पर आधारित है। जितना भी वाद, प्रतिवाद, संवाद किया गया है वो कल्पना पर आधारित है। इतिहास के विकास कर में कोई अंतिम अवस्था नहीं होती, जबकि मार्क्स से दोबारा संवादी व्यवस्था को अंतिम व्यवस्था मान लिया जाता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को असंगति पूर्वधारण। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत में यह असंगति पाई जाती है कि एक और वाद विवाद, प्रतिवाद और संवाद के आधार पर संभावित रूप से विकास क्रम और इतिहास के निर्धारण को मान्यता प्राप्त की जाती है। दूसरी ओर मार्क्स द्वारा मजदूरों का आह्वान करके स्वयं उन्हें इतिहास का निर्माता कहा जाता है। अतः यदि व्यक्ति स्वयं इतिहास का निर्माता है तो भविष्यकालीन इतिहास कैसे निर्धारित किया जा सकेगा। इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है, कार्ल मार्क्स द्वारा ऐतिहासिक विकासों को 6 भागों में बांटा गया।
बोलेगा कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक विकासों को वर्णन करें, तो इसका भी हम बताते हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत है, पहला आदिम साम्यवादी युग, एकदम सरल भाषा में, एकदम सटीक, एकदम शॉर्ट भाषा में लिखा गया ताकि आप लोग समझ के आराम से आसानी से लिख सके। आदिम साम्यवादी युग, सब बराबर थे, कोई वर्ग समूह किसी के पास जमीन या संपत्ति नहीं था और कोई शोषण नहीं होता था। कहने का तात्पर्य यह है प्यारे दोस्त, पहले जो आदिम साम्यवादी युग था, सब लोग बराबर एक नजर में रहते थे, खाना पाना रहना सोना उठना सब एक नजर से देखा जाता था, सब उसमें होता था, सब किसी के पास जमीन नहीं थी, कोई भी समूह था, कोई भी जाति था, किसी के पास जमीन नहीं होती थी, संपत्ति नहीं होती थी, तो लड़ाई नहीं होगा, तो शोषण भी नहीं होता था। दास युग, अमीर लोग के द्वारा छोटे लोगों पर अत्याचार करता था। जो दास युग था, अमीर लोग होते थे वो छोटे लोगों पर शोषण करते थे कि नहीं ये काम करना है, ऐसे करना है, उसे दबाव बना के रखते थे और अत्याचार करते थे और उन शोषण होने लगा था। समानतावाद का आगमन, किसान पर शोषण होता था, जो समानतावाद था उसमें किसान पर शोषण होता था, जितने अधिक खेती करते थे उतने अधिक कर देना पड़ता था। कहने का तात्पर्य कि किसान अगर 10 एकड़ में खेती कर रहे तो उसका जितना उसका ऋण होगा उसको उतना अधिक कर्ज देना पड़ेगा। जमींदार लोग शोषण करते थे, तो बड़े बड़े जमींदार लोग शोषण करते थे। समाजवाद का युग, पूंजीपति लोग का अस्तित्व रहता था, जो समाजवाद में पूंजीपति लोग का अस्तित्व रहता था, काम के अनुसार पैसा दिया जाता था, जितना योग्यता उसके हिसाब से काम कीजिए और उतना पैसा मिलेगा। पूंजीवादी युग, अमीर लोग गरीब लोग पर शोषण करते थे, गरीब लोग को नौकर जैसा रखते थे। जो पूंजीवाद था उसमें अमीर लोग गरीब लोग पर शोषण करते थे और काफी काम कराते थे, और गरीब लोग पर नौकर जैसा रखते थे कि नहीं ये काम करना है, आज तुमको वहां जाना है, यहाँ नहीं करते थे तो उसे निकाल दिया जाता था। साम्यवादी युग, कार्ल मार्क्स द्वारा भविष्यवाणी किया जाता था कि ना तो कोई समाज है और कुछ नहीं होगा, ना कोई समाज है ना कोई वर्ग होगा, लेकिन अमीर गरीब मिडिल वर्ग अभी भी है। और उसका जो साम्यवादी युग में कार्ल मार्क्स ने भविष्यवाणी किया था कि यहाँ ना कोई समाज है ना कोई वर्ग है, लेकिन इसने मिडिल वर्ग की अभी भी भविष्यवाणी किया है और बोलते हैं कि अमीर गरीब मिडिल वर्ग अभी भी उपस्थित है। बस इस तरह आपका चैप्टर खत्म हो गया। इसमें और होगा तो और क्वेश्चन बनेगा तो आपको बता दिया जाएगा। कार्ल मार्क्स की वर्ग संघर्ष की विवेचना भी आ सकता है, लेकिन ये हम आपको बाद में बताएंगे और काफी सरल भाषा में और बताएंगे ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं करना पड़े। और आपको बहुत जल्दी कोड 12 का भी स्टार्ट करवाएंगे ताकि एग्जाम में आने से पहले सभी लोग अच्छे से पढ़ के जाए और अच्छे से लिख सकें।